नमस्कार, मैं ऋतुबेश और स्वागत करती हूँ आपका रायशुमारी के एक और ख़ास पॉडकास्ट में। जी हाँ, ख़ास, बहुत ख़ास, क्योंकि आज मैं सच में अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ, या कहें कि खुशनसीब महसूस कर रही हूँ कि आज मेरे को सच में ये एक ख़ास दिन का मौका मिला है जब मैं एक ख़ास इंसान से आपका परिचय कराना चाहूँगी। पहली महिला निर्देशिका अपने उत्तराखंड की, सुशीला रावत जी। बहुत बहुत स्वागत मैम आपका। नमस्कार। तो मैम के लिए हम बहुत टाइम से सोच रहे थे और कई लोग बोल भी रहे थे कि उनका पॉडकास्ट कब करोगे, उनसे हमें बहुत कुछ जानना है, चाहे उत्तराखंड की फिल्म इंडस्ट्री को लेकर हो और कई दशकों से वो हैं, तो पूरी वार्तालाप इस पॉडकास्ट में होगी। तो सबसे पहले मैम बहुत बहुत स्वागत आपका, और आपने मौका दिया, हमें वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और क्योंकि जब से आपके साथ हमारी प्लानिंग चल रही थी कि आपके साथ पॉडकास्ट करना है, तो मेरे तो जहन में सिर्फ एक यही सवाल था कि उस टाइम पे, उस एरा में 20 से 30 साल पहले वो कैसा एक टाइम था जब आपने इस क्षेत्र में कदम रखा। मतलब अगर हम सोचें, हम एक्चुअली उत्तराखंड में भी अगर सोचें ना कि ऐसा कोई कर पाएगा क्या, नहीं सोच पाते थे, और उस टाइम पे आपने ये सब चीज़ किया, ये कैसे मुमकिन हो पाया? देखो, फिल्में तो मैं बहुत बाद में आई हूँ। फिल्में मैंने 2002 के बाद स्टार्ट करी है ना। उससे पहले हम ना उत्तराखंड का थिएटर करते थे दिल्ली के इसमें कि तुम्हारे थिएटर्स हैं जो एनएसडी वगैरह में। अब तो खैर एनएसडी में जाना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि श्री राम सेंटर वगैरह में इतना महंगा उनका किराया रेंट हो गया तो कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता। हम पहले सारे शो वहीं करते थे श्री राम सेंटर में, क्योंकि उस टाइम पे 900 रुपये, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कि उसका किराया 900 रुपये रहा होगा जब हमने करा था। तो तब से हम अब तक ये चल रहे हैं, और बड़ा मुश्किल था कि इस फील्ड में आना। जब मैंने पहला प्ले करा था, वो भी कन्हैयालाल डंडियाल जी का नाटक था, कंसानुकरम, जिसको राजेंद्र धस्माना जी ने रीराइट करा था। राजेंद्र धस्माना जी दूरदर्शन के संपादक हुआ करते थे। अच्छा। जीनियस लोग थे वो। तो उस प्ले को जब हमने करा ना, तो बड़ा मुश्किल था वो, क्योंकि मन में तो था कि करना है। परमिशन भी ले ली। तो घर में जॉइंट फैमिली थी, तो किसी को, मेरी सास को इतना नहीं पता था कि अगर ये थिएटर करेंगे तो इनको रोज जाना पड़ेगा। यानी कि शादी के बाद का है। हाँ, शादी के बाद ये तो और भी मुश्किल हो जाता है। है। बड़ा मुश्किल हो जाता था ना। तो उन्होंने ना, उस टाइम मेरे हस्बैंड गए थे बॉम्बे, किसी टूर पे गए हुए थे। तो जब उन्होंने बोला, मेरी एक फ्रेंड थी, भाभी जी बोलती थी, कहती चलो प्ले हो रहा। तो मैंने कहा तू इनसे परमिशन ले ले सासू जी ने। बोला कोई बात नहीं, प्ले हो रहा, कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और जब वहाँ गए तो वो तो डेली जाना पड़ता था परमिशन के लिए। अब उनको लगा ये तो रोज शाम के टाइम उठ के चल देते हैं। तो जब ये आए वहाँ से, तो इन्होंने, मेरी सास ने इनको बोला भाई रोज रोज का ठीक नहीं, चलो। मैंने सोचा एक आधे दिन जाएंगे तो हो जाएगा। तो ये मेरे को कहने लगे कि छोड़ो उस प्ले व्ले को, कोई जरूरत नहीं करने की। मैंने कहा भैया कास्टिंग हो गई है, सब कुछ हो गया, मेरा मतलब उन्होंने कर लिया, तो उनको कितनी प्रॉब्लम हो गई। मैं हफ्ता भर की रिहर्सल भी कर चुकी हूँ। जब मेरे हस्बैंड आए तो मेरी सास ने बोला कि भी तो रोज ही जाते हैं, तो मैंने बोला ये प्ले करने दो मेरे को, उसके बाद मैं नहीं करूँगी। कहते ठीक है। जब प्ले आईफेक्स हॉल में हुआ, इन्होंने वहाँ देखा कि जेंट्री इतनी अच्छी, लोग बड़े अच्छे, पूरी फैमिली गई हुई थी। तो इनको एक हफ्ता लग गया मुझे अपनी बात बोलने में। सोच रहे होंगे बोलूँ ना बोलूँ। तो कहते सुनो एक बात बताऊँ। मैंने कहा, कहते आप कर लो प्ले, मैं नहीं मना करूँगा, क्योंकि मैं आपका टैलेंट नहीं मारना चाहता। तो बस वो दिन था, फिर तो मैंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। ये तो बहुत बढ़िया हो गया। मतलब फैमिली का सपोर्ट भी मिल गया। फिर फैमिली का सपोर्ट बाद में, तो फिर वो जैसे मैंने प्ले जैसे डायरेक्ट करती थी, छोटे मोटे प्ले जैसे अपने कॉलोनी के बच्चों को लेकर, तो उसके जो कॉस्ट्यूम से जो उनके जो प्रॉप होते थे, वो खुद बनाने में मेरी हेल्प करते थे कि चलो मैं प्रॉप में बनाता हूँ आपके। तो मतलब अच्छा रहा साथ, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो उसके बाद फिर थिएटर में तो काफ़ी सारे हमने प्ले करे। मुंशी प्रेमचंद का करा, कंसानुकरम करा। उसके बाद हमने जागर एक संस्था थी, उसके साथ जुड़े, उनके संग हमने प्ले करे। फिर हमारी हाई हिलर ग्रुप, जिससे मैं पिछले 40-45 साल से जुड़ी हुई हूँ, तो उसमें हमने प्ले करे। और प्ले क्या अभी तक हम करते रहते हैं। अभी तो मैंने एक दो प्ले डायरेक्ट करे, कुछ लिखे भी। जैसे एक ध्येय उठाया कि क्यों ना हम उत्तराखंड की उन हस्तियों को लें जिनके बारे में दुनिया नहीं जानती है और वो इतिहास में दबी है। तो उस थॉट्स को लेके मैंने नाटक लिखा, रानी कर्णावती। अच्छा। और वो नाटक जब
रिलीज हुआ तो वाकई में वहाँ जितने लोग आए थे उनमें से मतलब 95% बोल रहे थे हमें पता ही नहीं था कि रानी कर्णावती भी कोई है। उसके बाद मैंने फिर अपने डायरेक्शन में किया पुरिया नैथानी। तो पुरिया नैथानी ऐसा हॉल में मतलब मैंने थोड़ा सा फिल्मों का हेल्प ली, फिल्मों का मतलब मैंने विजन दिखाया प्रोजेक्टर का यूज करके, जो चीजें हम मतलब स्टेज पे नहीं दिखा सकते थे वो मतलब पिन ड्रॉप साइलेंट, इवन लोग उठकर मतलब वॉशरूम वगैरह भी नहीं गए। और उसके बाद तो जब मैं आई हूँ और लोगों ने जो स्वागत किया तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाई कि इतना वो अच्छा रहा। तो उसके बाद फिर जब फिल्मों का दौर आया तो पहली फिल्म आपने शायद कहीं नाम सुना होगा, मंगतू बोलिया। हाँ। उसमें मैंने एक्ट भी किया था और उसको मैंने डायरेक्ट भी किया था। हाँ। वो बात की बात है कि मेरा नाम अगले ने असिस्टेंट में दे दिया, मैंने कोई बात नहीं, चला मेरी फिल्म तो आई ना। हाँ। वो फिल्म अभी भी लोग पसंद करते हैं कहीं भी हो कि बहुत अच्छी एक्टिंग। फिर उसके बाद तो फिर माया जाल हुई, दान दहेज हुई, मतलब फिर तो मैं सिलसिला चलता गया। एक्चुअली में मैं पहले उससे पहले जब मैंने मंगतू बोलिया करी मैं कुछ लिखती नहीं थी। अच्छा। तो बृजमोहन जी हमारे साथी हैं, तो मैंने उनको बोला, बृजमोहन जी वो कहने लगे ये प्ले करते हैं, वो उनका था एक गढ़वाली में प्ले था, कहते इस प्ले को हम फिल्म बनाते हैं। तो मैंने बृजमोहन को बोला, मेरे बृजमोहन जी आप कर दो, कहते नहीं मेरी आंखें थोड़ी प्रॉब्लम कर रही हैं तो आप लिख लो। तो यकीन नहीं करेंगे मैंने 2 दिन ऑफिस से छुट्टी ली, मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में थी। हाँ। मैंने ऑफिस से छुट्टी ली, 2 दिन में मैंने पूरी स्क्रिप्ट कंप्लीट करने के बाद फिर हम शूट पे चले गए और वो फिल्म लोगों को इतनी पसंद आई ना, उसके बाद लिखने का जो प्रक्रिया थी ना वो चालू हो गई। उसके बाद तो फिर मैंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी, बहुत सारी स्क्रिप्ट लिखी, डायलॉग्स लिखे। उसके बाद मैंने माया जाल करी, दान दहेज करी, 2 फिल्में तो लगातार ही थी। छम घुंघरू करी, वो भी मेरी अपनी थी। पीड़ा करी थी। उसके बाद मैंने एक ना बच्चों को लेकर फिल्म बनाई, उसका नाम था दुई दिन। तो वो फिल्म इतनी पसंद हुई नहीं, बल्कि यूका अवार्ड में भी गई है। तो उसमें 7 नॉमिनेशन थे और 5 अवार्ड मुझे मिले थे। उसमें बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट राइटर का अवार्ड भी मुझे ही मिला था। वो बच्चों की फिल्म थी और बहुत 1 घंटे की फिल्म थी। बच्चों ने बहुत, बल्कि जो मेरा हीरो था बच्चा छोटा, उसको भी बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, जबकि वो पहली बार वो कर रहे थे। हाँ। और उसमें एक छोटी, उसके संग उसकी एक छोटी लड़की थी, वो मैं अपनी पोती को ही लेकर गई थी उसको। हाँ। वो भी नॉमिनेशन में आई थी। तो मतलब बड़ा अच्छा लगा। नए छोटे मतलब सारे बच्चे गांव के थे, उनसे टैलेंट निकालना वो अपने आप में एक वो था। पर बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया। वो फिल्म अभी भी आपको कहीं यूट्यूब पे दिख जाएगी तो देखना, लोग बहुत पसंद करते हैं उसके। बिल्कुल। ये तो मैम आप अपने शादी के बाद बता रही हैं किस तरह से आपको हुआ। लेकिन कहीं कहते हैं ना कहीं एक आशा होती है, बचपन से ही हमें वो थोड़ी सी चीजें होती हैं कि नहीं हमें ये करना है, हम ये बनेंगे, हम वो बनेंगे। तो ऐसा बचपन में आपका ऐसा कुछ विजन था कि हाँ मैं ऐसे कुछ फिल्मों को भी लेकर जाऊंगी या ऐसे कुछ एक्ट करूंगी या कुछ स्क्रिप्ट राइटिंग करूंगी? बचपन में तो क्यों नहीं था। बचपन में स्कूल के जितने भी प्रोग्राम होते थे मैं छोड़ती नहीं थी। स्कूल में भी ए मेरे वतन के लोगों, तो उन दिनों गाना बड़ा चला था। हाँ। उसको पूरा मैंने ही वहाँ अपने स्टेज पे वो करा था, डायरेक्ट किया था कि ये करेंगे। वो थोड़ा बहुत कीड़ा था ना, पर वो इतना सोच नहीं थी कि नहीं हम फिल्म डायरेक्ट करूंगी या करूंगी, पर वो था गुण था थोड़ा सा था कि हम ये कर ले, है ना। उसके बाद एक बार की बात बताती हूँ। अब तो मुझे लगता है मैं उस टाइम में क्या 5th या 6th में रही होंगी। तो मैंने ना वो एक सुषमा किताब आती है, तो उसमें अनपढ़ की कहानी थी फिल्म की। अच्छा। मैंने वो पढ़ी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो मैं अपनी फ्रेंड्स के बीच में जाके ना मैंने वो पूरी कहानी सुना दी। मैंने कहा मैंने लिखी है, कैसी लिखी है? वो सारी कहानी बड़ी अच्छी लिखी है। अभी तो उसके बाद ना जब मैं थोड़ी सी समझदार हुई तो मैंने कहा ना मैं तो बेवकूफ, तो कहानी तो उन्होंने भी पढ़ी होगी, मेरा अपना नाम क्या बताया। तो मतलब ये क्रिएटिविटी थी थोड़ी थोड़ी, हम करते थे हम लोग ना। तो इस तरह की बात है। और एक बार की बात, मेरा छोटा भाई था, उससे मेरा झगड़ा हुआ तो ना उसने मुझे ऐसे पंच जो करा तो मेरे नहीं यहाँ पे खून निकल गया। तो अच्छा। चीज लग गई मेरे। तो मैं रोई नहीं, मैं उसको कह रही ये मेरा खून नहीं तेरा खून है। अब लगता है कि तब के गुण थोड़े थोड़े मतलब थे, वो अब फिल्मी कीड़ा वो स्टार्टिंग से बचपन से ही चल रहा था। हाँ। और एक मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि मैं बीमार हो जाऊं और चारों तरफ मेरे लोग खड़े होकर बस अभी मर रही है, अभी मर रही है। वो फिल्मों से देख कुछ ऐसा एक्ट करें। जबकि फिल्म तो पहले कौन दिखाता था। फिल्म तो मैंने 5th कर ली थी, तब हमारे मामा जी थे, वो लेकर गए थे। अच्छा। प्यार की प्यास बच्चों की फिल्म थी वो आपने थिएटर में देखी? वो हमने थिएटर में देखी थी। उससे पहले फिर कहाँ, फिर तो उसके बाद ऐसे ही चलता रहा। पर यह है कि अब बड़ा अच्छा लगता है, अभी भी हम फिल्म करते हैं। पिछले अभी चक्रव्यूह करी, काफी नाम हुआ, काफी हुआ। हाँ। और अभी भी उसको भी 2 अवार्ड मिले मेरी फिल्म को। जी। तो अच्छा था वो। अच्छा, उसमें मैंने
3 चीजें कॉन्सेप्ट लेकर चली। मतलब फिल्म तो हर कोई बनाता है, कॉन्सेप्ट ले ना ले वो उनका हेडेक है, मैं कुछ नहीं कह सकती उस बारे में। पर मेरे जो थे वो 3 थॉट थे। एक तो टूरिज्म, दूसरा उत्तराखंड के कॉस्ट्यूम, और तीसरा मैंने लिया था हमारी जो पुश्तैनी हवेलियां हैं, उन तीनों को लेकर मैं चली थी। तो टूरिज्म के हिसाब से मैंने उनका पूरा चाय बागान दिखाया, जो चंपावत में चाय बागान है। हाँ। इवन लोगों को पता ही नहीं था कि वहाँ उत्तराखंड में भी चाय बागान है। है ना। तो कौसानी का नाम तो आता है, वो तो आता था, पर चंपावत का किसी को नहीं पता था। इतने खूबसूरत वो बना हुआ है, तो मैंने इसलिए बनाया कि इसी बहाने तो लोग एक बार देखने आएंगे चंपावत, कुछ तो टूरिज्म मिलेगा। उसके बाद जिस हवेली में मैंने वो फिल्म शूट करी, वो 600 साल पुरानी हवेली थी। अरे वाह। उसके जो ऑलरेडी मालिक थे वो नीचे उन्होंने नया घर बना लिया था, वहां चले गए थे। अच्छा। और उसमें मेरे 32 कमरे थे। पहले से स्टार्ट हो एंड आप घूम फिर के फिर तुम वहीं पे आ जाओ। अच्छा। हमें यकीन नहीं हुआ कि इसमें 32 कमरे होंगे, हमने काउंट करे और वाकई में 32 थे। वो मैंने इसलिए दिखाया कि मतलब गवर्नमेंट इन चीजों को थोड़ा सा वो करे, है ना, अपना संरक्षण दे, वो करे। नहीं तो कुछ सालों बाद तो खत्म ही हो जाएगा। बहुत खूबसूरत था फिल्म में देखना, मकान इतना खूबसूरत, 2 मंजिला मकान, फर्स्ट क्लास वो था। और तीसरा मैंने वहाँ की कॉस्ट्यूम्स ली जो पहले लोग पहनते थे, और उस कॉस्ट्यूम को लेने का मेरा मकसद ये था कि हमारे आज की नई पीढ़ी है, फैशन डिजाइनिंग कर रही है, वो कर रही है, तो वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं उन कपड़ों को। आप देखना फिल्म में, आप कभी देखेंगे तो उन कपड़ों को आप किसी भी फंक्शन में आप पहन के जाएं तो अलग ही लगेगा, अलग ही पहचान लगेगी। बड़े खूबसूरत वो डिजाइन है। और जिन्होंने वो डिजाइन करे थे अपने क्या नाम है उनका, मैं कमलेश भट्ट थे, वो भट्ट थे, कमलेश भट्ट थे शायद है, मैं नाम थोड़ा सा भूल रही हूँ, पर भट्ट से थे। वो थीसिस लिख रहे थे। मैं उनके पास गई गोपेश्वर, वहाँ उनसे मिली। उन्होंने काफ़ी सारा स्टॉक इकट्ठा कर रखा था, तो उन्होंने दिखाया कि ये मैं आजकल थीसिस पे काम कर रहा हूँ। तो मैंने कॉस्ट्यूम्स बोली, मैंने कहा मुझे इस तरह की चाहिए। और वाकई में उन्होंने बहुत खूबसूरत कॉस्ट्यूम उन्होंने डिज़ाइन करी। पर हमारी किस्मत ये थी कि वो शूट अचानक, अच्छे भले थे, अचानक शूट पे हम लोग जा रहे थे, उससे पहले उनके ना फ़ोन मिलना बंद हो गया। मैं डर गई, मैंने कहा यार फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं, चक्कर क्या, हमारा तो पूरा रेडी है। फिर एक दिन उनका हल्का सा फ़ोन कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और मैं बहुत दुखी हूँ कि मैं आपके संग नहीं आ पा रहा। मैंने कोई बात नहीं, आप इलाज के, कहते मैं आपका असिस्टेंट भेज दूँगा। तो फिर उन्होंने, उनके असिस्टेंट ने और वो जो टेलर लेकर आए तो उन्होंने वो कंप्लीट किया। वो बेचारे नहीं रहे इस दुनिया में, पर वो पूरे उत्तराखंड के लिए मतलब शर्ती है उत्तराखंड के लिए। मैं गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसी धरोहर को रखना चाहिए ना। तो बहुत कॉस्ट्यूम देखना, उन्होंने बहुत अच्छी डिजाइन करी थी उस टाइम के, पुराने जमाने की। इवन जो मैंने विलन को जो जूते बनाए थे वो रस्सी से उन्होंने बनाए थे। अच्छा। रस्सी से बना रखे थे, बताओ। और वो विलन के पैरों में थे। लोग नोटिस करें या ना करें, पर हमने वो सब कुछ करा, डिटेलिंग पे हमने काम किया था। वो हमारा दुर्भाग्य था कि वो भट्ट जी नहीं रहे। तो बाकी तो बहुत अच्छा, इन सब चीज़ों को लेकर मैं चली और लोगों ने पसंद भी करा उस चीज़ को। चलिए आपकी थोड़ा पीछे हम आएंगे। अब बचपन से लेकर गांव से कैसा कनेक्शन आपका रहा, कैसे आप उत्तराखंड से जुड़े रहे, क्योंकि आप बचपन आपका दिल्ली में ही बीता। मैं माता पिता सब दिल्ली में ही रहे। मैं बाय बर्थ दिल्ली से ही हूँ। हाँ, तो मतलब आपका कैसे कनेक्शन रहा, क्योंकि आप जिस सिटी में आते हैं उसके ही हो जाते हैं ना। बिल्कुल, आप बिल्कुल। नहीं रहते अपने वहाँ के, अपने कल्चर को इतना नहीं पहचानते, लेकिन आपने उससे कैसे कनेक्शन महसूस किया? नहीं देखो, मैं बाय बर्थ दिल्ली से हूँ और मेरे फादर ना सिंध में रहते थे। तो हमारी बुआ थी, और सिंध में उनकी मैरिज हो रखी थी, तो वो पापा को अपने साथ ले गई थी, तो सिंध में ही रहते थे। तो हमारा, और जो उनके बच्चे थे वो पंजाबियों में चले थे, तो हमारे घर का एटमॉस्फेयर मिक्स था। मतलब पंजाबी ज्यादा थे, लोग पंजाबी बोलते थे, ये करते थे। मेरे फादर उर्दू, सिंधी, पंजाबी, ये सारी लैंग्वेज वो बहुत, इंग्लिश सब फर्राटे से बोलते थे। अच्छा। तो एटमॉस्फेयर घर का थोड़ा सा चेंज था। पर मेरी मम्मी गाँव से थी, मम्मी की शादी मम्मी गांव से थी। तो हम बचपन में तो 1 साल एक बार गए थे गांव, उसके बाद हम कभी गांव गए ही नहीं। तो मैंने स्कूलिंग मेरी दिल्ली से हुई, हायर सेकेंडरी होता था तब उस टाइम पे। तो हायर सेकेंडरी अभी रिजल्ट भी नहीं आया था कि पहले तो जल्दी शादी वादी करते थे, तो शादी की मेरी बात हुई। बल्कि मैंने अपनी मम्मी का, तुमने शादी करी है, रिजल्ट लेने और वो सर्टिफिकेट लेने वगैरह तुम ही जाओ, मैं नहीं जाती स्कूल में, क्योंकि बड़ा अजीब सा लगता था ना। जब शादी करके ससुराल आई तो वहाँ तो सभी लोग मतलब गढ़वाली में ही बात करते थे। इवन मेरे देवर, नंद वगैरह ये सब बोलते थे। गेस्ट आते तो मैं हिंदी में, तो मुझे कुछ लगा अटपटा। मैंने कहा यार कुछ तो कमी है।
मेरे को अपनी लैंग्वेज नहीं आती, बहुत उसकी बात है। तो फिर हम हर साल गाँव गए, छुट्टियाँ गर्म, जब ये जैसे छुट्टी होती देवर नंद वगैरह की, हम 2 महीने के लिए गाँव चले जाते थे। तो तब धीरे धीरे करके मतलब मैं बोलना सीख गई। पर जो परफेक्टनेस आई वो आई गढ़वाली थिएटर से। जब मैंने थिएटर ज्वाइन किया, पहले तो इवन हम पढ़ भी नहीं पाते थे कि लिखा क्या है ना, लैंग्वेज पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती, पर उसके बाद धीरे धीरे अपने आज तो यह है कि मैं बहुत कुछ कर लेती हूँ। हाँ, तो मैम आपने जो स्टार्टिंग से काम किया, जैसे गढ़वाली फिल्मों को लेकर, थिएटर्स को लेकर, और अभी जिस तरह से आप इंडस्ट्री को देखती हैं, क्या आपको अच्छी चीज़ लगती है इसमें, और क्या लगता है कि नहीं अभी भी कुछ कमी है जो शायद उस टाइम पे नहीं थी, अभी भी नहीं वो बेहतर हो पाई है? देखो 100% तो कभी भी कोई नहीं होता है, हाँ। कभी कोई नहीं रहा है। तो हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है अभी थोड़ा सा ग्रो कर रही है ना। उससे पहले जो था ना कि हम लोग फिल्में बनाते थे, अपने उस पर बनाते थे, कोई ध्यान नहीं था। अब थोड़ा सा गवर्नमेंट ध्यान दे रही है, गवर्नमेंट फिल्म इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए थोड़ा सा सब्सिडी वगैरह ये कुछ कर रही है। पर सब्सिडी भी तो तभी देगी ना जब उनके पास वो फिल्म उसमें बनाएंगे, उनके पास उतना पैसा होगा। हाँ। करोड़ रुपए लग जाते हैं एक फिल्म बनाने में, तो पहले हमारे पास करोड़ होगा तभी तो हम फिल्म बनाएंगे। हाँ। तो ये मैं उन प्रोड्यूसरों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जो इस घाटे का सौदा होते हुए भी ना वो उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और ये उनके लिए बड़े एक समाज के लिए उनका दायित्व भी हो रहा है, और वो अपना जो काम कर रहे हैं उनके लिए मैं थैंक्स करती हूँ। जितने भी प्रोड्यूसर हैं सबको दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि वो सब कुछ जानते हुए भी हमारी इंडस्ट्री को आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी लैंग्वेज को आगे बढ़ा रहे हैं। अब कम से कम फिल्में गढ़वाली में बन रही हैं तो लोगों को भी जिज्ञासा हो रही है कि हम अपनी बोली भाषा को भी हम बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। लोकेशंस को हम दिखा रहे हैं अपने, तो लोग फिल्में देख रहे हैं तो पता चलता है कि उत्तराखंड कैसा। उत्तराखंड आज से थोड़ी है, सदियों से क्यों नहीं जाते थे लोग वहाँ, हाँ। किसको पता ही नहीं था। और उसके साथ साथ अब थोड़ा सा सड़कों का जाल बिछ गया है, हर जगह जाने में सुविधाजनक हो गई है, तो हम लोग चले जाते हैं। और जबकि हमारे यहाँ के लोग इतने बढ़िया है ना कि बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करते। अगर हमें शहरों में कहीं शूट करें तो भीड़ इतनी हो जाती है कि उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है। हाँ। पर वो लोग बिल्कुल उस साइड पे आएंगे ही नहीं, वो कहेंगे नहीं ये डिस्टर्ब ना हो जाए। मतलब इतने अच्छे लोग हैं। मैं तो पूरा उत्तराखंड घूम चुकी हूँ, पर सब जगह बहुत ही बढ़िया लोग मिलते हैं और हेल्प करते हैं। और बल्कि इवन तो मेहमानगिरी उनके अंदर इतनी अच्छी होती है, कहेंगे कुछ खा लो, कुछ ले आओ, कुछ ले लें, कुछ बना लें, कुछ घरिया बना लें। तो मतलब वो इतने लोग वो हेल्पफुल है हमारे। तो मैं चाहती हूँ कि मतलब हो तरक्की, पर जो भी काम करे, जो भी मैं अपने लोगों को भी बोलना चाहती हूँ जो वहाँ शूट करने जाते हैं, अगर वो आपकी हेल्प कर रहे हैं तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि आप उनको पूरा मान सम्मान दें। उन्होंने आपको जो चीज़ें दी हैं, मतलब कई बार होता है कि भी कोई बंटा ले आए या कुछ ले आए तो उनको बाइज्जत उनको वापस करो, उनको थोड़ा बहुत आप दीजिए। सपोर्ट करना और चाहिए। अपने जो हमारे हैं जो लोकल जो वहाँ के बच्चे हैं, जो मतलब यंग बच्चे हैं खाली बैठे हैं, तो स्पॉट बॉय यहाँ से क्यों ले जाते, तुम वहीं से ले लो ना। हाँ। तो मैं तो अक्सर मतलब स्पॉट बॉय यहाँ से लेके ही नहीं जाती हूँ, लोकल गांव से अरेंज हो जाते हैं। और बहुत अच्छे चंपावत में तो हमें इतने अच्छे स्पॉट बॉय मिल गए थे, बड़े खुश हुआ। अभी भी कहते हैं आप कब आ रहे हो मैडम। तो उससे ये होता है कि उनको भी एक अर्निंग मिल जाती है और हम लोगों ने तो करना ही है। और वो यहाँ से ज्यादा बढ़िया काम करते हैं क्योंकि उनको वहाँ पे चलने की आदत होती है, ऊपर नीचे ये ऊपर। यहाँ के लोग तो सामान ही नहीं कहा मैं सामान उठाऊं या चलूं। तो ये प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो मैं तो सबको ही कहती हूँ कि कम से कम स्पॉट बॉय तो वहाँ से लीजिए, छोटे छोटे कलाकार आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ से क्यों लेके, वो एक एक्चुअल फ्लेवर आएगा गढ़वाली पहाड़ी फिल्मों का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल लगेगा ना कि तुम नेचुरलिटी, तुम क्या कर नेचुरलिटी लाओ ना। तो यहाँ से थोड़ा नकलीपन से हटना चाहिए, बिल्कुल नेचुरल लाना चाहिए जो कुछ भी है। अच्छा, अभी जो मैं देख रही हूँ उत्तराखंड में गानों की रेंज बहुत अच्छी जा रही है। गाने मतलब हर एक गाना आता है, नया गाना आता है, वो 2 से 3 दिन में उसको टाइम नहीं लगता कि वो पॉपुलर ना हो, तो अच्छे से होता है। गानों की जितनी डिमांड है और गानों को जितना पसंद किया जा रहा है, उस अकॉर्डिंग जो फिल्में हमारी आ रही हैं उतना जो दर्शक वर्ग है वो फिल्मों को नहीं देख रहा या पसंद नहीं कर रहा। भाषा उसमें भी है, गाने में भी भाषा आपकी फिल्मों में भी है, लेकिन फिल्मों को लेकर फिर ये क्या मतलब माइंडसेट है अभी लोगों का? देखो गानों का तो ये है ना, गाना आपको 5 मिनट का होगा, 6 मिनट का, 7 मिनट का। यूट्यूब पे ऑन किया, देखा, अच्छा हो गया। फिल्म दूसरी विधा है। फिल्म में कम से कम आपको 2 घंटे आपके लगने पड़ेंगे। फिर फिल्म आप हॉल में देखेंगे। यूट्यूब के लिए तो कोई यूट्यूब के लिए फिल्म बनाओ उसमें भी बहुत जाते हैं। यूट्यूब के लिए अगर अपने फिल्म बना दी तो उसमें भी काफी व्यूवर्स मिलते हैं, ऐसे नहीं है। और ज्यादातर हमारे लोग बोलते हैं यूट्यूब पे कब आएगी, अरे फिल्म बनाइए हॉल के लिए, तुम यूट्यूब की क्यों वेट कर रहे हो, है ना। तो ये एक विधा है, वो तो 5 मिनट में तो कोई भी देख लेता, व्यूवर्स उनके आ ही जाएंगे। पर फिल्म के लिए 2 घंटे उनको लगाने पड़ेंगे।
2 घंटे में तो उनका कितना काम होगा, ये ना। अब फिर उनको लगता है कि यूट्यूब पे आ जाए, तो यूट्यूब पे तो आएगी तो कभी बाद में ही आएगी ना। अब तो वैसे भी काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं, लोग वहां देंगे अपनी फिल्में। आजकल जो जैसे फिल्में आ रही हैं, आप क्योंकि पहली निर्देशिका हैं उत्तराखंड की, आपको क्या लगता है कि जो फिल्में अभी आ रही हैं लीक से हटकर हैं, या क्या चीज़ें दिखाना चाहिए, क्या किन चीज़ों से बचना चाहिए अगर हमें उत्तराखंड को फोकस करना है या उसको सामने लाना है? हाँ, तो मैं तो ये कहूँगी कि फिल्में तो देखो, अगर हम हिंदी फिल्मों का जामा पहनाएं तो कोई फायदा नहीं है उत्तराखंडी फिल्में बनाने का। हिंदी फिल्में जाके देखो ना, ठीक है। उत्तराखंडी फिल्में बनाने का ध्येय हमारा तब पूरा होगा जब हम वहाँ की लैंग्वेज, तकरीबन आप देखो कि कितनी बेकार लैंग्वेज बोलते हैं, उससे बढ़िया तो लगता है कि हिंदी बोल लो तो ज़्यादा अच्छा है। अब लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए, उनके कॉस्ट्यूम्स पे ध्यान दीजिए, और जहाँ तक हो सके वहाँ के जनजीवन को लीजिए, वहाँ पे आधारित लीजिए। बहुत अच्छी कहानियाँ हैं हमारे उसमें, कि जैसे कि जब हमारा उत्तराखंड बना था तब मैंने फिल्म में एज ए एक्टर काम किया था। मेरे ख्याल से 2002 के बाद पहली फिल्म जो बनी थी रानी बहुरानी, तो वो रानी बहुरानी की कथा पे उन्होंने बनाई थी। बहुत अच्छी फिल्म थी, कितने लोगों ने देखी। कोई जानता ही नहीं होगा कि उत्तराखंड के बनने के बाद पहली फिल्म जो रिलीज हुई थी वो कौन सी थी, किसी को आज तक नहीं पता होगा। वो तो मैंने तो उसमें काम किया ना, तो हमें पता है। बल्कि हम बड़े खुश हो रहे थे, अरे उत्तराखंड बनने के बाद हम पहली फिल्म में काम कर रहे हैं। उसमें आशु जो थे, सुनील बब्बर उसके डायरेक्टर थे, पंजाबी थे। अच्छा। उन्होंने डायरेक्ट किया था, बहुत अच्छी फिल्म बनी थी। तो वो तो कम से कम हमें उन चीज़ों को लेना चाहिए ना जो हमारे उत्तराखंड से रिलेट है। और उसके बावजूद वहाँ के सॉन्ग, पुराने सॉन्ग कितने अच्छे आपको मिलेंगे, दिगड़म करके कुछ नहीं होता। वहाँ के वाद्य यंत्र लीजिए, वहाँ के थड़िया चौफला लीजिए, इन सबको दिखाइए ना कि हर स्टेट अपने कल्चर को प्रमोट करता है, नहीं है? बिल्कुल। हम क्यों नहीं अपने कल्चर को प्रमोट करते? हमारा कल्चर ये थोड़ी रखा है कि रिदम ही चेंज कर दो, ढोल और मसक बाज वगैरह क्यों नहीं यूज करते? उनको तो यूज करो ना, बांसुरी यूज करो। और तुम नहीं दगड़म करके तो कुछ नहीं होने वाला। वही है कि हम हिंदी की नकल मार रहे हैं। नहीं, कुछ लोगों का मानना है कि जो पुराने गाने हैं उनको अगर रिमिक्स कर रहे हैं तो शायद लोगों की जुबान पर तो आ रहे हैं वो गाने, या लोग, हमारे जो आज की पीढ़ी है वो तो सुन पा रही है, तो एक मतलब कि सही तरीका मान रहे हैं उसको रिमिक्स को। नहीं, वो अपनी अपनी सोच है। पर मैं तो कहती हूँ, तुम अपने को छोड़कर दूसरे को अपनाओगे तो ना तुम उधर के रहोगे ना तुम इधर के रहोगे। कम से कम अपनी संस्कृति को, सारी स्टेट अपनी संस्कृति को करती। अभी 9 तारीख को उसके उत्तराखंड दिवस पे एलजी के ऑफिस गए। एलजी ने बहुत अच्छा प्रोग्राम करा था, तो हम लोग भी इनवाइटी थे वहाँ से। तो 10-12 लोग रहे होंगे हम लोग। मेरा भी सौभाग्य था। वहाँ हर स्टेट के एक गाना था, तो हर स्टेट में तो ऐसा लग रहा था कि वाकई में ये स्टेट है, और वो अपने कल्चर को ही ला रहे थे। ठीक है ना? तो ऐसे उत्तराखंड का भी था। खैर, उत्तराखंड का भी उन्होंने मॉडिफाई करके जैसे कर रखा था, तो क्यों नहीं हम अपने कल्चर को दिखाते हैं? अब यहाँ के लोग तो सोचेंगे यही इनका कल्चर है, तो थोड़ा बहुत तो मतलब सोचना चाहिए कल्चर को लेकर। और जहाँ तक लोग बोलते हैं कल्चर को कब तक, अरे जिस समाज का कल्चर ही नहीं रहा, जिस समाज की बोली नहीं रही, वो समाज ही खत्म हो जाता है। बिल्कुल नहीं है? तो कम से कम इस पे तो दें। और थोड़ा सा तो मैं इनको जो गाने हैं, ये एल्बम वाले हैं, उनको ये इसलिए वो धन्यवाद के पात्र हैं कि उनके गाने देखकर लोग थोड़ा बहुत तो सीख रहे हैं। हाँ। वो गाने तो बोल रहे हैं, कम से कम कुछ तो प्रोनाउंसिएशन उनका सुधर रहा है ना। ये है, उसके लिए तो हर विधा अपने अपने में सर्वसामान्य है ना। तो कोई भी लो आप। अब एक चीज़ ये भी मैं पूछना चाहूँगी कि एक फिल्म निर्देशिका महिला होने के नाते आपको वहाँ पहाड़ में शूट करने के दौरान क्या कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? मतलब हम कुछ ऐसे मानते हैं कि ये पुरुष है या महिला है, इसको एक अलग चुनौती का सामना करना पड़ेगा एक फिल्म बनाने में। आपका मतलब वो क्या एक्सपीरियंस रहा है पूरा? नहीं, मेरा एक्सपीरियंस, बल्कि मैं हो सकता है महिला होने के नाते मुझे कोई चुनौती मिली ही नहीं है। है ना? मैं जो भी काम करती हूँ, और थोड़ा सा एक उसका है कि लोग रिस्पेक्ट भी करते हैं। मैं जब भी शूट करती हूँ टाइम शेड्यूल का बहुत बड़ा ध्यान रखती हूँ, आर्टिस्टों के खाने पीने का ध्यान रखती हूँ, उनको प्रॉपर स्टारडम देने का ध्यान रखती हूँ कि उनका रहना खाना ये सब प्रॉपर होना चाहिए, या सोना, 3 चीज़ें। अगर आपका आर्टिस्ट प्रॉपर खाएगा, प्रॉपर अच्छी नींद लेगा, तो नेक्स्ट डे वो आपका परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छी होगी। यहाँ तो और दूसरी चीज़ है जो जिस विधा से हमारा इंडस्ट्री गुजर रही है कि 6 बजते ही उनके पेट में कीड़े बुलबुलाने लगते हैं। तो
तो कम से कम मेरी यूनिट में ये नहीं होता है। 9 बजे हमने पैकअप की, मतलब 9 बजे खाना खाने के बाद, पैकअप होने के बाद, खाना खाने के बाद 9 बजे सब अपने अपने रूम में होते हैं। अपने रूम में कोई कुछ भी करे उसको मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पर ये है कि सुबह अगर 7 बजे का कॉल टाइम है तो 7 बजे सबके सब सेट पे होने चाहिए, और यही मेरा होता था। और सारे लोगों ने बड़ा सपोर्ट करी। तो मैम आप फिल्म बनाने के दौरान पूरा उत्तराखंड को तो घूम चुकी है? हाँ, तकरीबन उत्तराखंड, कुमाऊं, जौनसार, हाँ, सब घूम ही हाँ, चुके हैं। अभी मतलब आप ऐसी कुछ अच्छी जगह बता पाएंगे कि मतलब ये वाली जगह क्या अच्छी लगी? वैसे तो पूरा उत्तराखंड ही हमारा खूबसूरत है। उत्तराखंड को मतलब ये एक दूसरे स्टेट से, मतलब एक दूसरे से तुलना करना बड़ा मुश्किल काम है, और वो मैं कर भी नहीं पाऊंगी क्योंकि मुझे सारे बहुत अच्छे लगते हैं। अभी हम रैथल गए हैं, अभी नई फिल्म मैं अपने करने जा रही हूँ जी, तो नाम नहीं बताऊंगी अभी क्योंकि हमने तो उसकी अपकमिंग प्रोजेक्ट है, मैम अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहती, पर उसकी तैयारियां हैं, लोकेशन वगैरह हम देख कर आए हैं। रैथल में बहुत खूबसूरत है, और आपको यकीन नहीं होगा शायद कि वहाँ 100% पब्लिक रहती है। वहाँ 0% माइग्रेशन है, कोई करा ही नहीं किसी ने, ना कोई आया ही नहीं, पलायन हुआ ही नहीं है। और वहाँ के जो बच्चे हैं अपने वहीं काम कर रहे हैं, उन्होंने ट्रैक्स बना रखे हैं, उधर बुगाल्स वगैरह ट्रैक्स बना रखे हैं, ट्रैक्स पे वहाँ बच्चे काम कर रहे हैं, लोगों को लेके जाते हैं। स्टे होम खोल रखे हैं, गांव में कम से कम 7-8 से ज़्यादा स्टे होम रहे होंगे, गवर्नमेंट का भी है वहाँ पे, वो मैंने देखा। तो स्टे होम रखे हुए उन्होंने, उनको कहते हमें घर से ही सब कुछ मिल रहा है तो क्या करेंगे। और लोग बोलते गाँव में खेती नहीं होती, वो नहीं होती। जब हम लोकेशन देखने जा रहे थे तो मेरे ख्याल उस टाइम आलू उखाड़ रहे थे वो लोग, हर खेत में कम से कम 10-10 बोरियां आलू की रखी हुई थी, लाइन लगा हुई। हमने कहा ये कमाल है यार। तो फिर हमने उनसे पूछा गांव वालों से, कहते हाँ ये खेत से ही उठा के मंडी पहुंच जाएंगे। तो है ना, अर्निंग है ना, हमसे ज़्यादा अच्छा वो कमा रहे हैं, ताज़ी हवा खा रहे हैं, ताज़ा खाना खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और अपने फर्स्ट क्लास रह रहे हैं। तो पलायन हर जगह नहीं है। ये उत्तरकाशी बेल्ट तो मुझे बहुत अच्छी लगी। माइग्रेशन पे भी आपने बनाई है मूवी का, एक उस पे भी आपने काम किया हुआ है। हाँ। तो माइग्रेशन को लेकर आप क्या सोचती हैं उत्तराखंड में? नहीं देखो, माइग्रेशन को मैं बुरा नहीं मानती, है ना। पलायन जो है वो बुरी चीज़ नहीं है। एक पलायन के लिए एक फायदा ही हुआ है, नुकसान नहीं हुआ। देखो पलायन जो है, अगर हम पलायन नहीं करते तो आज मैं भी शायद नहीं होती, है ना। और आप पता नहीं किससे बात कर रहे होते तो ये कोई नहीं है। अगर पलायन नहीं होता तो डोभाल जी कहाँ से आते, दसवाना जी कहाँ से आते, है ना। ये सब चीजें हैं ना, ये सारी चीजें उसकी वजह, वो उसको बुरा नहीं करती। पर हाँ, अपने घर को मत छोड़ो, मतलब आते जाते रहो, कहने का मतलब ये। और फिर उसके बावजूद अगर जब तुम संपन्न हो गए हो तो अपने गांव के लिए कुछ करो ना। अब तो है नहीं, अब तो रिवर्स प्लान में दिख रहा है मुझे कि रिवर्स प्लान हो रहा है, और बहुत अच्छी बात है। यहाँ तो अभी मैं थोड़े रिवर्स प्लान पे थोड़ा सा काम कर रही थी। अभी उसी चक्कर में मैंने एक फिल्म बनाई, वो दूरदर्शन का एक सीरियल बनाया था, वो एकदम याद आ गया कि वो मैंने रिवर्स प्लान पे ही बनाया था। वो था भागीरथी प्रयास। दूरदर्शन में बहुत अच्छा चला, और अभी भी मतलब करते हैं, पूछते हैं उसको। तो वो भी था कि एक ऑफिसर बन के, जो ऑफिसर बना हुआ था, तो उसको अपने गांव जाने में से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो शहर में रह रहे हैं पर बाप बेटे अलग अलग रहे हैं, जैसे आजकल का ये हो गया कि पेरेंट्स अलग रहेंगे, वो अलग रहेंगे। तो उसका दोस्त जो भागीरथ होता है वो कहता कि चल भाई गंगा, उसका नाम गंगा ही रखा मैंने, नाम ही ऐसे रखा था कि चल भाई गंगा, भागीरथ कभी नीचे लाया था गंगा को, आज ऊपर ले जा रहा है, तो चल। तो वो फिर वहां जाके फिर देखते हैं, फिर खोलते, फिर उसकी जो आने वाली उसकी जो पोती होती, जो अपने दादा को बहुत वो करते, तो वो लोग फिर वो यंग जनरेशन, यंग ही कुछ करेगी तभी कुछ होगा। तो सपोर्ट उनका है। यंग ने बोला हम यहाँ रहेंगे, हम काम करेंगे। तो वहाँ उससे वो मैरिज का दिखाया था कि मैरिज करें ताकि वो वहीं बस जाएंगे। तो रिवर्स प्लान के लिए तो सोचना चाहिए ना। अभी हम सोच रहे हैं शायद कहीं आपको दिख जाए कि मैडम और काम कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप एक डायरेक्टर के तौर पर कैसे काम करते हैं तो बताया आप, क्योंकि आप स्टोरी भी लिखते हैं, स्क्रिप्ट राइटर भी हैं, तो ऐसे में आप अपनी स्टोरी का चयन कैसे करती हैं, उसको किस तरह से पूरा रखती हैं उसकी रूपरेखा को? नहीं, जो स्टोरी है ना वो समाज के बीच में से ही आती। समाज में कहीं कोई घटना हो गई या कुछ हो गया, वो जहन में रहता है, क्योंकि हम इधर उधर देखते हैं, बाहर इधर मार्केट में भी देखते हैं, तो मैं अक्सर करैक्टर ढूंढ लेती हूँ आम पब्लिक के बीच में से कि ऐसा होना चाहिए मेरा करैक्टर। तो इमेजिनेशन दिमाग में रहती है ना, तो फिर जब तुम लिखने बैठो तो आपका अपने आप ही ऑटोमेटिकली आपके ख्याल आते रहेंगे, आप लिखते जाओ उसको। और मैं ऐसे दिन दोपहरी में कभी भी नहीं लिखती। मेरा लिखने का टाइम है मॉर्निंग
3 बजे से लेकर 5-6 बजे तक, बस इस टाइम पे मैं अच्छा। लिखती हूँ। उससे आगे पीछे मैं बहुत कम लिखती हूँ, नहीं लिखती। उस टाइम पे साइलेंस होता है और बिल्कुल एक ब्रह्म मुहूर्त जिसे बोलते हैं ना, हाँ, ब्रह्म तो मुहूर्त, बहुत हाँ। अच्छे ख्याल आते हैं। वो सब ईश्वर की देन है हाँ। शायद, अपने आप ही नींद खुलती है, अपने आप ही लिखने बैठ जाते हैं। तो काफी मैम सारे आपने हैं। गवर्नमेंट जॉब भी की, आप हाँ, डीटीसी मैंने में रही हाँ हैं, जी, हाँ जी। और उसी ड्यूरेशन में आप थिएटर के लिए भी थिएटर काम भी करते करती तो थी, ये हाँ। कैसे हो पाता था? ऑफिस में क्या माहौल रहता था आपको लेकर? नहीं, ऑफिस में तो खैर हम इतना कुछ बताते भी नहीं थे, हाँ। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब थी। पर वो परमिशन मैंने ले रखी थी गवर्नमेंट से कि मैं हाँ, ऐसे ऐसे, मतलब इजी होता था कि ऑफिस के साथ साथ आप वो ये चीज भी संभाल रहे हैं। एडजस्ट करना पड़ता था। सैटरडे संडे ऑफ होता था, तो कोशिश ये होती थी कि मंडे से फ्राइडे तक का शेड्यूल हो। हाँ। तो वो 9 दिन हो जाते थे, तो एक शेड्यूल कराए, फिर हाँ। दूसरा शेड्यूल कराए, तो वो अपना एडजस्टमेंट हो जाती थी। उसमें नुकसान मुझे ये हुआ कि लोगों ने रिटायरमेंट के बाद उनको छुट्टियों के बहुत पैसे मिले, और मेरी छुट्टियां सब इसी में चली गई। मतलब एक वो नुकसान वहां पर हाँ, आपको वो जरूर नुकसान है। हुआ, हमारी छुट्टियां सारी इसी में गई। हम्म। तो पर अच्छा है ना, अच्छा लगा, एंजॉयमेंट हुआ, बढ़िया हाँ। लगा, कुछ नया सीखा, नए लोगों से मिले, अच्छा हुआ। तो देखो, एक जीवन है, लाइफ है, कम से कम जाने के बाद लोग याद तो करेंगे। हाँ। इतना तो मुझे पता है कि एक माला तो जरूर चढ़ाएंगे या नहीं, शोक सभा करेंगे। मैं ऐसे यही चीज पूछना चाहती थी, मतलब आपका क्या अंदर मतलब एक फीलिंग है, एक पहली उत्तराखंड की महिला निर्देशक, कैसा आपको लगता है? क्या क्या वो फील है आपको क्या महसूस होती है वो चीज? नहीं, मैंने, वो मेरा काम है, मैंने कभी सोचा ही नहीं है। अभी आप जैसे लोगों ने बोला कि हाँ कुछ चीज होती है, तो मैं थोड़ा सोचने पे मजबूर हो रही हूँ। पर वो चीज मैंने सिर्फ इसको काम समझा और काम की तरह मैं करती चली गई। और वो देखो आपके सामने है कि मतलब अच्छा है, लोग पसंद करते हैं, बहुत अच्छा, बहुत मतलब मैं समाज के मुद्दों को लेकर चलती हूँ। ऐसे नहीं कि कुछ भी बना दिया, अभी हीरो हीरोइन हो गए, विलन हो गया, इस तरह की मेरी फिल्में आपको मिलेंगी ही नहीं। मेरी फिल्म में विलन होते ही नहीं है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं। तो अब तो बहुत सारी फिल्में लिखी हुई हैं, स्क्रिप्ट्स वगैरह, देखो कब तक क्या क्या कहाँ होता है। अच्छे, तो मेरे ख्याल से मैं पहली निर्देशक होने के साथ साथ अगर हम देखूं तो मैं सबसे ज़्यादा कहानियाँ और सबसे ज़्यादा ये तुम्हारे स्क्रिप्ट्स जो भी हैं, कहानियाँ, स्क्रिप्ट, डायलॉग्स वगैरह, ये वो भी सबसे ज़्यादा शायद मैंने ही लिखे होंगे। हाँ, वो भी श्रेय शायद मुझे ही जाएगा कि इतनी सारी कहानियों पे इनकी फिल्म बनी है। बिल्कुल। और अभी मैं एक हिंदी फिल्म भी करके आई थी, कंटिन्यूटी। अच्छा। दीपक डोबरियाल के साथ मैं उनकी मदर बनी हूँ। अच्छा। अच्छा, अभी अब वो रिलीज हो चुकी है ना? अभी रिलीज नहीं हुई है, अभी रिलीज नहीं हुई, चल रहा होगा उनका पोस्ट प्रोडक्शन वगैरह चल रहा होगा, इंतजार रहेगा मतलब इसका। हाँ। अरे तो अच्छी ट्यूनिंग थी दीपक जी के साथ भी, अपने उसके थे, तो बढ़िया था। तो चलते रहता, कोई ना कोई बुला ही लेता है। कई बार होता है कि नहीं जा पाते हैं, कई मजबूरी होती है। पर ये है कि बहुत लोगों का प्यार बहुत मिलता है, कहीं चले जाओ लोग सम्मान देते हैं। जो सम्मान मिलता है ना लोगों से, जो प्यार मिलता है ना, बस वही मेरे को लग रहा है संजीवनी मिल रही है हमें, कि हाँ लोग दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इस पे आऊँगी मैं कि उत्तराखंड कैसे आप में बसता है, कैसे आपके खान पान में बसता है? आपको कुछ पसंद है उत्तराखंड का ऐसा कि ये तो मेरे को चाहिए ही होता है? अरे अभी मेरी पोती पता क्या बोल रही थी, दादी आपके रिकॉर्ड करने वाले आएंगे, वो आपसे पूछेंगे क्या खाने का। तो मैंने कहा मैं बोलूँगी मुझे फाणू बहुत पसंद है क्योंकि उसको पसंद नहीं है। मैंने कहा मैं बोलूँगी फाणू बहुत पसंद है, तो वही क्वेश्चन आपने कर दिया। नहीं, मैं उत्तराखंड के सारे ही जितना भी खान पान है सब बड़े इंजॉय करके खाती हूँ, और हर चीज़ खाते हैं। सर्दियों में तो खासकर हमारा वही रहता है कि हमने गए, और मिलेट्स को लेकर तो आजकल सरकार चल रही है, चल ही रहा है, चर्चा चल रही है। तो मिल्ट में लेते रहते हैं, वो बहुत सेहत के लिए भी अच्छा है और वैसे भी। और देखो हमारे पूर्वज जो थे ना, वो क्यों इतने साल जीते थे यार, इतनी कठिन परिस्थितियों में। मतलब अब तो खैर अपने हमारे कन्वेंस पहुंच गए, तब तो पैदल ही जाते थे, मीलों मीलों पैदल जाते थे। उनका इतना जो उनकी ताकत आती थी वो उन्हीं से होती थी। हम लोग तब समझे नहीं, है ना। रोटी जो होती थी वो सिर्फ कोई मेहमान आता था तब रोटी बनती थी, तो चून जुंगारू बाड़ी ये सब ये खाते थे, वो एनर्जी देता था उनको, है ना। तो तब समझे नहीं थे, अब समझ रहे हैं जब सब कुछ बर्बाद हो गया। जब सब कुछ खत्म हो गया, अब हम समझ रहे हैं। नहीं तो अगर तभी गवर्नमेंट समझ जाते, गवर्नमेंट कुछ ध्यान देती, तो शायद मेरे ख्याल से पलायन नहीं होता, नहीं होता, लोग करते। अब तो गाँव जाओ तो लोगों ने खेती करनी छोड़ दी है। और यहाँ मैं एक चीज़ और बोलूँगी, मैं अभी रिसेंटली गाँव गई, तो मैंने अपने ही गाँव गई, तो लोग कुछ भी नहीं कर रहे, सब कुछ वीरान पड़ा हुआ। तो मैंने बोला तुम लोग करते क्यों नहीं हो?
कहते हैं 2 रुपए किलो चावल मिल रहे हैं, क्या जरूरत पड़ी सड़क पानी की। तो ये मुझे लगता है गवर्नमेंट अगर ये बंद कर दे ना और वो उन्हें भूखा रहना पड़े तो जरूर बनाएंगे वो। हाँ, बिल्कुल। बताओ मेरे को अजीब सा, कहते 2 रुपए किसने, जब 2 रुपए किलो चावल ही मिल रहे थे, क्या करो, खाओ अपने। हाँ, तो कोई मेहनत करने को तैयार मेहनत नहीं कर रहे ना। इंसान तभी गड्ढा खोदने, जब प्यास लगेगी गड्ढा खोदेगा, पानी निकलेगा तो पिएगा ना। जब उन्हें भूख लगेगी तो करेंगे ना खेती बाड़ी, क्यों नहीं करेंगे। तो छोड़ दिया, आराम प्रस्त हो गए ना। फिर मैंने उनसे पूछा तुम्हारा दिन कैसे व्यतीत होता है, कहते लो टीवी देखते। बड़े अच्छे जवाब दे रही है तो मुझे। सही है। अच्छा, इसी पे उत्तराखंड को लेकर जैसे कि अब बहुत बदलाव हो गया। अब पहले भी जैसे कह रहे हैं कि गांव जाते थे हम, अब सड़कों के जाल बिछ गए हैं, काफी सुविधाएं हो गई। जैसे आप कह रहे टीवी भी अब आ गया, लोग टीवी में अपना समय बिता रहे हैं। तो अभी आपको लगता है कि ये जो हमारा उत्तराखंड है, जो 25 साल पहले सोचा था वो वैसा ही बना है? और क्या ये जो विकास हो रहा है, जो जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ये बेहतर है मतलब उत्तराखंड के लिए? ये सच में उत्तराखंड को जो दिशा तय की गई थी वही दिशा पे ले जाता है? नहीं, दिशा से तो मेरे को लग रहा है थोड़ा बहुत भटक गए हैं। विकास हो रहा है, विकास तो वो तो नेशनल लेवल पे हो रहा है ना। वो तो गवर्नमेंट की, सरकार की नीतियां उन पे चल रहा है। जो हमारे अपने स्टेट के हैं, जो हमारे अपने स्टेट के मुख्यमंत्री वगैरह हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, उनको देखना चाहिए ना कि क्या हो रहा है। प्रॉपर लोग काम, मतलब जो योजनाएं उन्होंने बनाई हैं वो प्रॉपर हो रही हैं, नहीं हो रही हैं। तो कुछ तो थोड़ा बहुत तो कमी कहीं ना कहीं रह जाती है। सड़कों के लिए हमारे मुख्यमंत्री ने थोड़ी सड़क बनाई, वो तो गडकरी जी ने, वो राज्य मंत्री है, वो अपने उसके हैं, तो उन्होंने बनाई है। वो तो सरकार की नीति के अंदर है कि भी पूरी सड़कें बनाई जाएं, वो करी जाएं। तो अभी तक कैनल्स बन रही है, वो रेलवे लाइन, तो वो तो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है ना, तो ऊंचे लेवल का प्रोजेक्ट है। तो हमें भी तो कुछ करना चाहिए ना उनके लिए। वहाँ के बच्चों को वजीफा दें, उनको पढ़ाने के लिए उनको नई टेक्निक दें, स्कूलों में अपने कंप्यूटर्स वगैरह ये सब रखें। तो अब दान खाते पे कब तक चलता रहेगा ना, ये तो देना चाहिए गवर्नमेंट को। कम से कम स्कूलों को तो ध्यान दें, अच्छे उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी तो कंपटीशन में तभी तो आएंगे। अभी तक तो मुझे लगता है जब स्टार्टिंग से, जब हम छोटे थे तब भी लोगों ने स्कूल, हमारे पेरेंट्स ने वगैरह ने अपने उस पर स्कूल बना रखे थे। सबने अपने अपने गांव में स्कूल बनाते, तभी तो पढ़ाई हुई वहाँ बच्चों की। और अभी भी वहीं तक चलेगा तो फिर क्या होगा। कम से कम नई टेक्निक के साथ बच्चों को लाएं ना, बच्चों को सिखाएं। ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चों में ब्रेन नहीं है या सीख नहीं। और मैं तो कहती हूँ जहाँ जितना भी अगर आप उसमें एवरेज में देखो तो उत्तराखंड के खंडी के बच्चों के बराबर किसी के बच्चे नहीं हैं। पिकअप उनकी इतनी अच्छी होती है, हर चीज़ में होती है, बस सिर्फ अभावों के कारण वो बेचारे दबे रह जाते हैं। तो क्या नहीं, सबसे ज़्यादा सिंसियर है, सबसे बड़ी बात है सिंसियर है। किसी भी ऑफिस में आप चले जाओ, अगर वहाँ कोई गढ़वाली लेडी या गढ़वाली, वो सिंसियरिटी से अपना काम करेगा बजाय दूसरों के। ये तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। ये तो लोग आए, हाजी लगाई गाय। अभी मैं जब 2 दिन शूट करती, मैं तुम्हें बताती हूँ, एक 2 दिन शूट करी थी। गाँव का एक बंदा कहता, अरे क्या कर रहे हो तुम, एक एक डायलॉग कई बार चल रहे। मैं तो यूं बोल देता हूँ, मेरे सामने अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, क्या क्या है। तो वो राकेश शूट कर रहा था, राजेश कहने लगा, मैं दीदी इसको दे दो एक डायलॉग। मैंने कहा चल कोई नहीं। तो एक बच्चे को ढूंढने का सीन था, उसको एक ही डायलॉग दिया कि मतलब वो घर तो नहीं चला गया। भैया उसने तो, उसकी टांगे कांप रही थी, उसकी जबान कांप रही थी, वो डायलॉग नहीं बोल गया, वो घर तो नहीं चला गया। फिर बाद में हाथ जोड़ के गया, भाई जाओ तुम्हारे बस का, ये मेरे बस का नहीं है। इतने हंसे ना, मैंने कहा इसीलिए होता है, कैमरा ऐसी चीज होती है, उसके आगे आती है ना, अच्छे की हेकड़ी दब जाती है। पर मतलब देखना चाहिए हमारे लोगों को भी, अच्छे आर्टिस्ट लें। आर्टिस्टों का जो है क्या बोलते हैं उसको, मिसयूज ना करें। आर्टिस्टों को काम दे देते हैं, पैसे नहीं देते हैं, कॉस्ट्यूम बेचारे आर्टिस्ट अपनी पहनते हैं, वो सब नहीं होना चाहिए। कम से कम तुम प्रोड्यूस करते, क्योंकि डायरेक्टर की अपनी सोच होती है कि मेरा आर्टिस्ट ये पहनेगा। वो अपने डिजाइनर से बात करेगा कि इस आर्टिस्ट की कॉस्ट्यूम ये है मुझे, तो वो बेचारा आर्टिस्ट कहाँ से लाएगा, कहेंगे अपने। वो तो वो सोचते नहीं ना उसके बारे में कि भी ये भी फिल्म का पार्ट है, ये भी तुम्हारी फिल्म को 2 कदम आगे बढ़ाएगा। नहीं सोचते लोग अपने। मैंने कईयों को देखा, एक फिल्म में एक कमीज है, वही कमीज उसकी कई फिल्मों में दिखाई दे जाती है। अरे कुछ तो सोचो, ये पब्लिक देख रही है, पब्लिक इतनी बेवकूफ नहीं है कि तुम्हारी गलतियों को नहीं पकड़े। तो कम से कम मैं सभी आलोचक बनो, पर एक सभ्य आलोचक बनो। किन परिस्थितियों में एक आर्टिस्ट या एक डायरेक्टर या प्रोड्यूसर फिल्म बनाता है, किन हालातों में बनाता है, उसको सपोर्ट दो ना।
ठीक है, कमियां हर एक में होती हैं, ऐसे मैं नहीं मानती कि कमी नहीं है। मैं कुछ बनाती होंगी, हो सकता है मेरी नज़र में बहुत अच्छा है, हाँ। तुम्हारी नज़र में उसमें ये कमी है, तो एक्सेप्ट करो ना, एक्सेप्ट करने पर। हाँ, जानबूझ के तुम किसी को भीड़ इकट्ठी करके दारू पिला के अपने उसमें अपने चैनल से निकाल दोगे कि फिल्म, चलती फिल्म को तुम बर्बाद करोगे, तो ये कहीं भी अच्छा नहीं है और इसके परिणाम बहुत दुखद होंगे। मैं अभी भी कहती हूँ कि परिणाम बहुत दुखद होंगे। और फिर जो फिल्म बनाने वाले हैं फिर वो कहेंगे अरे हमें क्या लेना, छोड़ो यार, संस्कृति में बढ़े गए, हम क्यों अपना पैसा का नाच मारे जब हमको सपोर्ट की बजाय यही मिलना है। तो अब फिर हम तुलना करते हैं हिंदी फिल्म से। हम 1 करोड़ में फिल्म बनाते हैं, उनका 1 करोड़ तो उनका चाय पानी खर्चा, होटलों का ही खर्चा होता है। बिल्कुल। फिर उनके लिए 1 करोड़ कुछ भी नहीं, वो तो खुद अचंभे में बोलते तुम 1 करोड़ में कैसी फिल्में बना देते, बल्कि कीमत यहाँ लोग 30-30, 35-35 लाख में ही बना देते हैं। तो मतलब कुछ तो सोचो ना कि मतलब कहाँ तुम तुलना कर रहे हो कि हिंदी की फिल्म, ये जरूरत है कि हिंदी फिल्में सारी बहुत अच्छी होती हैं, बहुत फिल्में फ्लॉप जाती हैं, कितना बजट लगता है, वो कितना बजट लगता है, कुछ नहीं, उस बजट से तो हमारे बजट कुछ भी नहीं है। सिर्फ हम चाहते हैं कि सपोर्ट मिले, पब्लिक का सपोर्ट मिले और कुछ नहीं चाहिए। बाकी काम हमारा है, वो हम करेंगे, हम तुम लोगों को निराश नहीं करेंगे, तुम्हें अच्छी चीज़ें देंगे बना के, है ना। और क्या, पर तुम्हारा ये, तुमसे ये विनती करते हैं हाथ जोड़ के, कम से कम हॉल में आइए आप और फिल्म देखिए, सपोर्ट करिए कम से कम। और इवन एक सबसे कमी ये बताऊंगी, हमारे जो आर्टिस्ट है ना, वो भी अगर तुमने उसको उस फिल्म में नहीं लिया तो फिल्म देखने जाएगा ही नहीं। वो वही फिल्म देखेंगे जिसमें उसने काम करा हुआ है। अच्छा। अगर आर्टिस्ट ही अपनी फिल्म को लेकर अपनी फैमिली को लेकर जाता है वहाँ फिल्म देखने, तो मेरे को लग रहा है ऑडियंस की कमी नहीं पड़ेगी। हर आर्टिस्ट लेके जाए ना, जिसकी भी फिल्म आती है, हर आर्टिस्ट अपने साथ अपने 4 बंदे ले जाए, ले खरीदे टिकट और देखो भैया, तो धीरे धीरे सबको फिर लगेगा ना। और उसमें एक सबसे बड़ी कमी है हमारे यहाँ ना उत्तराखंड में, जो है कि गांव दूर दूर है। हाँ, हमारे ज्यादा दर्शक उत्तराखंड में हैं, जो बोली को जानते हैं, भाषा को जानते हैं। हम शहरों में फिल्म दिखाते हैं जिनको बोली से या भाषा से कुछ लेना देना भी नहीं है, अब तो नहीं देना मतलब है ना। तो गांव में ना सरकार को चाहिए कि छोटे छोटे हॉल बना दे। मणिपुर भी तो एक पहाड़ी इलाका है ना, उन्होंने बना रखा 100 सीटों का, उन्होंने छोटे छोटे हॉल बनाए हैं। तो मतलब जैसे 2-3 गांव के बीच में कहीं उन्हें जगह मिलती है तो वहाँ एक बना दे, तो गांव के लोग जरूर आएंगे वहाँ फिल्म देखने। एटलीस्ट जो दर्शक वर्ग देखना चाहता है वो तो देखे, वो तो देखे, पहुंच नहीं पा रहा। और क्योंकि ना अगर मान लो हमने अपनी फिल्म पौड़ी लगाई है, तो पौड़ी का ही देखेगा ना, श्रीनगर वाला क्यों जाएगा पौड़ी देखने, या वो वाला क्यों जाए उसके नजदीक का। तो थोड़े थोड़े दूरी पे 100 हॉलों, ज्यादा बड़े भी नहीं, 100 हॉलों को जाए। और नहीं तो गवर्नमेंट कम से कम तुम्हारा मोबाइल थिएटर बना दे। मोबाइल थिएटर गाड़ी में लगाए, हर गांव में पंचायतों से कांटेक्ट किया जाए और मोबाइल थिएटर के जरिए हम अपनी पब्लिक तक पहुंच सकते हैं। जब उन्हें लगेगा कि हमारे लिए आ रहा है, हर कोई फिल्म देखने जाएगा। अगर कोई गरीब भी है तो प्रधान जो है, गांव के प्रधान, उन्हें तो खर्चा मिलता है, अपने पैसों से दिखा दो ना उनको फिल्में, कुछ तो उनके मन में आएगा कि हाँ फिल्म देखनी है। तो ये है कहानी, बाकी तो क्या कह सकते हैं, बाकी विधाता जाने। हम लोग तो प्रयास करेंगे। आपकी जो फिल्में हैं, कई फिल्मों में देखा है कि थोड़ी महिला ओरिएंटेड रहती हैं। बिल्कुल। आप महिला हैं, एक ये भी होता होगा, एक ये भी कि मतलब कुछ और भी अगर कैरेक्टर्स को देखें तो जो महिलाओं के आसपास जो चीज़ें चलती हैं ना, वो ऐसा लगता है एकदम कनेक्टेड है। ऐसा लगता है कि आपने पूरा रिसर्च उत्तराखंड की हर एक महिला को लेकर किया हुआ है, उसकी पूरी दिनचर्या, उसका पूरा चीज़ों को देखा हुआ है। बिल्कुल। देखो उत्तराखंड जो है ना, उत्तराखंड जो महिलाओं के ही कंधों पे ही टिका हुआ है, क्योंकि शुरू से हम देखते हैं कि जेंट्स जो है कमाने के लिए शहरों में आ जाते थे। अब तो खैर लड़कियां नहीं हम भी जाएंगे तो चले जाते। उस टाइम पे महिलाएं गांव में रहती थी, पूरी खेती बाड़ी उनके कंधों पर था, सास ससुर उनके साथ थे, उनका कहना मानना, उनकी बात नहीं मानी तो फिर लड़ाई झगड़ा। तो वो जो वेदना थी ना, वो कहीं ना कहीं मतलब मन में आती थी कि सारा काम तो महिलाएं ही करती हैं, महिलाएं घर भी संभालेंगी, बच्चे भी संभालेंगे। आदमी तो कमाने गया ना, उसका तो एक ही ड्यूटी थी को कमा के लाएगा, और वो उस महिला के हाथ में तो आता भी नहीं था। आता भी नहीं था, माँ बाप के पास ही जाते थे, जो सबके लिए होता था। गांव में नंद हो गई, देवर हो गए, चचिया सास हो गई, ककिया सास हो गई, बड़े सास हो गई। पहले
तो सबको झेला जाता, सबको देखा जाता था। और ऐसा नहीं कि बेटा कमा के ला रहा है तो अपनी माँ की धोती ले आएगा या अपनी बीवी की ले आएगा, वो चाची की भी लाएगा, ताई की भी लाएगा, दादी की भी लाएगा, सबकी लाता था वो उस जमाने में। तो वो इस तरह से एक फैमिली जो थी, जो परिवार थे, वो बंधे हुए रहते थे। पर अब तो परिवार ही विघटन की ओर आ रहे हैं, तो सब सेल्फिश, मैं तो सेल्फिश कहूँगी कि सब अपना ही सोच रहे हैं कि बस मैं और मेरे बच्चे, उससे आगे कुछ नहीं। तो पहले वो परिवार थे, जॉइंट फैमिलियाँ थी, लोग करते थे। तो वो सब मेरे दिमाग में जब भी हम जाते थे तो निकलता था कि यार ये सारे काम तो औरतों की जो दशा थी ना, उसको केंद्र बिंदु बना के मैं फिल्म में, मतलब क्योंकि कहानियाँ ही उनकी थी, जेंट्स की तो वहाँ कोई कहानी नहीं थी। ज़्यादा फौजी हो गया बस, फौजी हो गया, लड़ाई में गया, मर गया, बस बात खत्म, ये कहानी होती थी। जो औरतें जिन्होंने कष्ट सहा है, जो वहाँ पे रही हैं, अब देखो मैंने आपको रानी कर्णावती का बात बताया, वो भी तो एक महिला थी ना, उसने कितने मुगलों के नाक काट के उनको वापस भेजा और जीती वो। और ऐसे ही तीलू थी, वो तो लड़की थी ना, उसने भी अपने सगाई हो चुकी थी, नहीं जाती वो शादी करके, जब उसने देखा तो उसने अपना बीड़ा उठाया। तो वहाँ जितनी कहानियां हैं ना, वो जिया रानी हो गई, ये सारी महिलाएं ओरिएंटेड कहानियां हैं। और एक टिंचरी माई थी दारू को, तो ये सब इनको क्यों नहीं पब्लिक के सामने लाया जाता? पब्लिक के सामने लाया जाओ ना। और अभी एक नैन थे जिन्होंने पैरों पे रस्सी बांध के, सिर्फ जेंट्स का एक मेरे के दिमाग में आता है कि पैरों पे रस्सी बांध के पूरा तिब्बत का उन्होंने मैप बनवाया था, सर्वे ऑफ इंडिया में। वो भी एक कहानी है। तो है ना हमारे यहाँ पर महिलाएं, एक वो 10 महिलाएं, एक कहानी कोई जेंट्स की होगी तो 10 महिलाएं। तो पूरा उत्तराखंड जो है महिलाओं के कंधों पे ही टिका हुआ है। अभी भी वहाँ जितनी महिलाएं हैं उन्हीं की बदौलत ये सब कुछ चल रहा है, वो संभाल रही है, ऐसी बात नहीं है। आपकी जो मूवीज़ है, जैसे कि आप कहते हैं कि मैं अपने आसपास देख लेती हूँ, लोगों को उन्हें जज करती हूँ, फिर वही करेक्टर आती हूँ, ऐसी कोई है ऐसी फिल्म जो मतलब आपके आसपास की ऐसी कोई कहानी बतलाती हो? मैंने बनाई थी नई रोशनी, तो वो भी एक सच्ची कहानी पे थी तकरीबन, मतलब रिलेट थोड़ा बहुत करा। वो लड़की मतलब अपने बाप को अग्नि देती है, मतलब उसका बाप बड़ा नफरत करता है उससे, बचपन से ही नफरत करता है, वो बेटों को ही अपना वो देता है। वो सच्ची कहानी थी। और बाद में जब बेटे बड़े होके, एक बेटे की तो डेथ हो गई थी, दूसरा बेटा मतलब वैसा हो गया, छोड़ छाड़ के चला जाता। जब वो एंड में अपनी बेटी को बोलता, रोशनी, फिल्म का नाम ही रोशनी था, नई रोशनी था, उसको बोलता है कि बेटा मैं मरूंगा ना तो मुझे अग्नि तू ही देना। तो वो बोलती है कि उसकी दादी कहती कि नहीं, कैसे हो सकता है, कैसे नहीं, ये तो अच्छा हुआ भगवान ने एक ही रखा, 2 होते तो मेरी बुरी हालत करते ना। इस तरह से आप देखना उस फिल्म को। तो वो लड़की फिर अग्नि देती है और नई रोशनी दुनिया को दिखाती है कि लड़का लड़की कुछ नहीं होता है, अग्नि देगी तो लड़की भी दे सकती है। तो इस तरह के सब्जेक्ट लेकर मैं बनाती हूँ। ऐसे ही पीड़ा में था, पीड़ा में भी वो लड़की की मैरिज हो जाती है फौजी से, बाद में फौजी गायब हो जाता है तो गांव वाले उसकी शादी दूसरे से कर देते हैं। पर वहाँ आके वो प्रेग्नेंट होती है, उसका बच्चा हो जाता है, पर वो फौजी वापस आता है। तो फौजी वापस आता है, पर वो उसको तो एक्सेप्ट कर रहा है, पर बच्चे को नहीं एक्सेप्ट करता। बच्चे को फिर वो एंड में वो लड़की मतलब खुद ही मर जाती, मतलब सह के। तो ये व्यथाएं हैं हमारी कि, और न्याय क्या कर रही थी वो, पंचायत न्याय करती कि जिसको ये चाहेगी ये वहाँ चली जाएगी। और वो गलती से फौजी के मतलब बेहोश होती है, फौजी के कंधे पे गिर जाती है, तो सोचते हैं इसके संग जाना चाहते हैं, उसको उसी बेहोशी में उसके साथ छोड़ देते। फिर उसकी वो व्यथा थी। तो लोग अंदर से पिंच होती हैं कि छोटी छोटी कहानियां हैं, बहुत अच्छी। अच्छा, आजकल एक कहानी, आप जैसे कि रियल स्टोरीज पे भी वर्क करती हैं, पहाड़ में आजकल एक चीज़ चल रही है, मजार देख रहे हैं हम, कई ऐसी समुदाय वहाँ पर आ गए हैं, उनकी एंट्री हो गई है, माहौल बहुत ख़राब सा हो गया है। तो इस पर भी ऐसा कुछ कर रही हैं आप, और इसके बारे में आप क्या सोचती हैं? नहीं, मतलब वो तो देखना पड़ेगा रिसर्च, क्योंकि मैं बिना रिसर्च करे कुछ नहीं करती हूँ। जब तक मैं पूरा सेटिस्फाई ना हो जाऊँ तब तक मैं कोई फिल्म का निर्माण नहीं करती हूँ। वो एक बार दिमाग में थॉट्स आया था और सुना भी, पेपरों में तो बड़ा चढ़ा के बोलते हैं जो कुछ भी हो। सोचा था कि इससे बढ़िया, इससे मार्मिक सब्जेक्ट जो है ना, वहाँ से जो लड़कियों को भगा रहे हैं ना, वो है। मैं सोच रही हूँ कभी उस पर किया जाए काम तो ज़्यादा बढ़िया। मतलब लड़कियाँ तो नादान है, उनको कुछ नहीं पता होता ना, वहीं की है, वो बहका भुकू के उन्हें वो ले, तो वो सब्जेक्ट ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मजारे तो कह रहा पब्लिक तोड़ रही है, वो कर रही है, वो तो झेला जा सकता है।
बाजार वाला तो तोड़ देंगे, पब्लिक भगा दिए, अभी हंगामा टीवी वगैरह में हुआ है, वो उसको आप कंट्रोल कर लेंगे। पर जो ये महिला, जो लड़कियों को, जो हमारी नादान लड़कियां, उनको भगा के और तुम शहरों में ला रहे हो, शहरों में ला के क्या तुम करवा रहे हो, वो उस थॉट्स को जरूर पब्लिक के सामने आना चाहिए। कोई भी, मैं बना पाऊँ तो बहुत बढ़िया, नहीं बना पाऊँ तो कोई दूसरा बंदा बनाए, पर वो थॉट्स लेना चाहिए कि हम, ताकि लोग समझें, पेरेंट्स समझें, अंधविश्वास ना करें बाहर वाले पे। क्योंकि हमारे लोग बड़े वो होते हैं नॉर्मल, मतलब नादान ही बोलूँगी मैं उनको, हर एक की बात को यकीन कर लेते, वो अपने जैसे सबको समझते हैं। तो वो नहीं समझते इसका रिजल्ट क्या होगा। हर एक को कोई आया घर में पानी पियो, ये करो, बैठो, है ना। गाँव में अभी भी है, गाँव में बिना खाए किसी को बाहर नहीं जाने देते कि चलो खा के जाना। पर जो अगला बाहर से आया उसके मन में क्या, वो नहीं पढ़ पाते, तो वो फिर नुकसान उन्हें उठाना पड़ता। तो ये थॉट्स कभी देखो निकला तो जरूर करेंगे, नहीं तो मैं बोल रही हूँ, कोई और फिल्म मेकर अगर सुन रहा है तो उसको बनाए, प्रॉपर सहयोग करूंगी उसका। तो अब थोड़ा सा चर्चा इस पे भी कर लेते हैं कि आपके जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं क्या क्या होंगे। डिस्क्लोज तो आप नहीं करेंगी, लेकिन एक लोगों को भी उम्मीदें बन जाती हैं। आप जब आती हैं और आप जब काम लेती हैं अपने हाथ में, तो लोगों को भी उम्मीदें बनती है कि चलो ऐसा कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। हाँ, नहीं, अभी हमने एक नया प्रोजेक्ट है हमारा, तो उसके लिए ऑडिशंस वगैरह करे। और ऋतु, सबसे बड़ी बात है, ऑडिशन हमने दिल्ली में करे, देहरादून करे और कुछ ऑनलाइन करे। तो यकीन नहीं करेंगे, मतलब हमें आर्टिस्ट छांटने मुश्किल हो रहे हैं, इतने अच्छे आर्टिस्ट मिले हैं। तो मैम की फिल्म आएगी तो मतलब कौन नहीं आना चाहेगा। तो हर कोई, हर एक का फोन आ जाता है कि मैडम मेरे लायक कुछ हो तो बताइए, मेरे लायक। आर्टिस्ट तो जितने होंगे उतने ही लेने पड़ेंगे, बिल्कुल, ना। बिल्कुल। पर वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उससे ये हो गया कि नए, जो हमारी जनरेशन है ना, नई जनरेशन को काम मिलेगा। और नई जनरेशन अगर आ गई तो कोई नहीं रोक सकता कि इंडस्ट्री बढ़े कि नहीं, ऐसा नहीं है, इंडस्ट्री जरूर बढ़ेगी। और मैं उन सबका भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने अपने ऑडिशन भेजे हैं, जिन्होंने मेरे को ऑडिशन दिए हैं। इसमें नहीं तो अगली में, में नहीं तो अगली में, क्योंकि मेरे कई प्रोजेक्ट है, 3 प्रोजेक्ट इस टाइम पाइपलाइन में है, जिन पे एक तो स्टोरी कंप्लीट है, दूसरी दो कंप्लीट है, तीसरी पे स्टोरी पे काम चल रहा है। और वो सब नए नए सब्जेक्ट हैं, ऐसे सब्जेक्ट हैं कि आपको भी लगेगा कि हाँ, ये सब्जेक्ट पब्लिक के सामने आने चाहिए, है ना। और उसके लिए मैं अपने प्रोड्यूसर श्री संजय जोशी जी हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो मुझे पे इतना विश्वास करते हैं। आप यकीन करेंगे, वो कभी भी शूट पे नहीं होते हैं। वो कहते मेरा क्या काम है। अक्सर नहीं तो प्रोड्यूसर जो होता है शूट पे होगा, और वो एक तो अपनी पसंद के कलाकार देगा कि मेरा इसको रख दो, मेरे भाई को रख दो, मेरे चाचा को रख दो। वो फिर वो भाई चाचा ही होते हैं, वो एक्टर नहीं होते हैं ना। और फिर शूट पे रहेंगे, अभी ये ऐसा कैसे कर दिया, तुम ऐसे कैसे कर दिया, तो इंसान डिस्टर्ब होता है। डायरेक्टर वो तो एक ही ब्रेन है ना उसका, वो भी तो सोचा। पर इस मामले में मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि वो मुझ पर इतना विश्वास करते हैं। और कभी भी वो नहीं आएंगे, मुहूर्त करवाया और वापस आ जाते हैं, कहते मेरा क्या काम है यहाँ। और वाकई में, और हम भी मतलब उनके संग प्रॉपर एज ए फैमिली, बड़ी बहन की तौर पे उनके संग रहते हैं। और वो कभी भी हमारा कहना मतलब टालते नहीं है। बहुत लोग हैं उनके पीछे, पर वो पहचानते हैं इंसान को। तो अभी भी काफ़ी लोग उनसे कांटेक्ट में रहे। हाँ, ठीक है। फिर ये है कि जोधा फिल्म्स है, जोधा फिल्म्स के बैनर तले ही बन रही हैं सारी फिल्में। मैं चाहती हूँ एक दिन जोधा फिल्म्स बिल्कुल ऊंचाइयों को छुए। तो 3 फिल्मों का आपकी इंतजार रहेगा। 3 फिल्मों का इंतजार आप करिए जरूर, और जल्दी जल्दी ही करेंगे। अभी एक तो हम अभी मेरे ख्याल से देखो कब तक करते हैं, 1-2 दिन में फाइनल हो जाएगा, वो हम शूट पे चले जाएंगे ना। अच्छा मैम, आपका ऐसा कुछ डिसाइडेड रहता है कि नहीं मैं 1 महीने में पूरी फिल्म निपटा दूंगी? क्योंकि कई बार ऐसे होता है फिल्म कुछ लेट हो जाते हैं, कई या तो ऑडिशंस लेट हो जाते हैं, फिर प्रोडक्शन, फिर उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन, शूटिंग का टाइम वो जो रहता है। आप क्या चाहती हैं कि मतलब कि टाइमली चीज़ें होती हैं सारी? देखो टाइमली होता है। आप पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन झेल सकते हो, जितना मर्जी टाइम ले लो, जब तक आपका अगर आपका प्री प्रोडक्शन कंप्लीट है, 100% है, तो आपका शेड्यूल आगे बढ़ ही नहीं सकता। आप अगर आपने 10 दिन या 20 दिन का शेड्यूल लेता है, 20 दिन में आपका काम कंप्लीट होगा। बिल्कुल, जब आपने प्री प्रोडक्शन ही नहीं करा तो आपका शेड्यूल, तो अगर प्रोड्यूसर को बोलेंगे 20 दिन में शूट कर देंगे, 30 दिन 35 दिन ले रहा है, तो प्रोड्यूसर तो इतने दिन का एक्स्ट्रा में मर गया ना। जो आपने उनको बजट दिया वो तो नहीं होगा ना। तो मतलब ये कि आप प्री प्रोडक्शन जो भी है उसको कंप्लीट करें, और जब वो कंप्लीट हो जाएगा शूट पे जाओ आप। और उसके बाद शूट पे जाने के बाद कुछ नियम आपके होने चाहिए, उन नियमों का पालन करो, तो आप बिल्कुल प्रॉपर टाइम पे अपना शेड्यूल खत्म कर देंगे। अगर आपने
एक दिन भी पहले शेड्यूल खत्म कर दिया तो आप लाखों रुपए बचा सकते हैं अपने प्रोड्यूसर पे। बिल्कुल। तो इसलिए मैं हर एक को यही बोलूँगी कि आप प्री प्रोडक्शन पहले कंप्लीट करिए। मैं तो यहाँ तक देखा जो डायरेक्टर है ना, वहीं पे एक पर्चा लिख देंगे, लो भैया ये डायलॉग्स हैं, इनको देख लो। वहीं पे स्टोरी तो ऐसी लिखी जाती है कि तुम सेट पर स्टोरी लिख रहे हो। और डायरेक्टर वो स्टूडेंट उसको देंगे आर्टिस्ट को, ये भैया देखो, क्योंकि उनको खुद को गढ़वाली नहीं आती, ये हिंदी में लिखा हुआ और तुम्हें गढ़वाली आती है, इसको ट्रांसलेशन, इसको गढ़वाली में बोल दो। ये इसे तुम डायरेक्टर बोलते हो। अरे काम कंप्लीट करो ना पहले अपना, उसके बाद करना। आर्टिस्ट के पास तो 100% जाना चाहिए, जो तभी तो वो देगा आपको, नहीं तो कहाँ से देगा। बिल्कुल, है ना। आपकी ऐसी कौन सी मूवी जो अभी तक सबसे कम टाइम में शूट हुई होगी, कोई ऐसी है? हाँ, जानी मैंने 7 दिन में करी थी, 1 हफ्ते में। अच्छा, मतलब इसका कुछ आपने टाइमलाइन डिसाइड किया था पहले कि जल्दी जल्दी निपटाना है? नहीं, वो शॉर्ट मूवी थी, 1 घंटे की थी, तो हो गई थी वो। और बल्कि ये जब हमने 2 दिन कर रहे थे, हाँ, वो थोड़ा जल्दी भी हुई थी, क्योंकि ना उन दिनों 16 जून को जो आपदा आई थी, हाँ, हम केदारनाथ, उससे मतलब थोड़ी सा ही दूर थे। अच्छा, 16 को हम ऊखी मठ के उसाड़ा गांव में थे, और वहाँ से 1 घंटे का था केदारनाथ। अच्छा। और वो बड़ी, मैं उस लेडी को अभी भी धन्यवाद करती हूँ, वो माँ का रोल कर रही थी, तो बच्चे भी ना, छोटी कर रही थी, पोती काम कर रही थी, ये भी आ गए, कहती देखें कैसे करती है टिंटिन, हमारा काम कैसे करती है, ये भी आ गए थे। तो ये आए, तो ये ना 16 को जा रहे थे कि हम ना, तुम तब तक अपना काम करो, हम केदारनाथ घुमाते। तो उस लेडी ने बोला कि बच्चों के आप जब आए हो तो पूरी फैमिली जाना ना, अकेले क्यों जा रहे हो? हाँ। और ये लोग ना रुक गए, और जब हमें पता चला ना, दिमाग मैंने तो उसके हाथ पैर पकड़ लिया, मैंने कहा यार तूने फैमिली बचा दी। नहीं तो हम उधर होते, ये उधर होते। मतलब कभी कभी किसी के मुंह पे ईश्वर नहीं आता है, किसी के थ्रू ही बुलाते। और इन्होंने, इनके दिमाग में भी आ गया, हाँ कहते हैं सही बोल रही है, मान गए वो जल्दी। हाँ चलो, नहीं हाँ आंटी सही बोल रही है, हम रुक जाते हैं, हम फिर इकट्ठे चलेंगे। वो तो बाद जब लाइटें नहीं, कुछ नहीं, हमने क्या 3 दिन तक ऐसे बैठे रहे हम लोग। फिर बारिश रुकी तब थोड़ा बहुत हमने डे में क्या, क्योंकि लाइट तो थी नहीं, चार्जिंग भी करें कहाँ से, सबके इन्वर्टर भी बैठ गए थे। फिर जब हम वापस आए ना, तो रास्ते में तब पता चला, रही तो क्या हो रखा, आना बड़ा मुश्किल हो रखा था। जब ऋषिकेश पहुंचे ना, तो हमने सांस में सांस लेके हम पहुंच गए सुरक्षित से। तो कभी कभी हो जाती घटनाएं, हो जाती हैं, अब क्या किया जाए। अच्छा, ऐसी क्या, मतलब सुशीला मैम के साथ अगर काम करना है, हाँ जी, है ना, तो ऐसे क्या स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, नियम क्या होंगे, मतलब कुछ तो होगा ऐसे स्ट्रिक्टनेस, ऐसा रहना चाहिए, ऐसा होना चाहिए? नहीं देखो, मैं आर्टिस्ट को कभी डांटती नहीं हूँ, कभी नहीं, मेरा सिद्धांत है। अगर मान लो आप मेरे आर्टिस्ट हैं और आप 50% दे रहे हैं, और मैंने आपको डांट के बोल दिया ये कैसे, तो आप वो 50 भी नहीं देंगे, आप आएंगे 20 पे, क्योंकि सारा मूड तो ऑफ कर दिया मैंने डांट के। तो मैं आर्टिस्टों को कभी नहीं डांटती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक आर्टिस्ट हूँ, उनकी फीलिंग को समझती हूँ। हाँ, अगर आपने ठीक नहीं करा, मैं कहूँगी भाई रितु जी आपने तो बहुत अच्छा किया है, मैं सोचती हूँ अब नेक्स्ट एक शॉट और दे दिए, आप इससे बढ़िया करेंगी, और वाकई में वो उससे बढ़िया करके देगी। ऐसा होता है। तो आर्टिस्टों को पुशअप करो, आप डिमोरलाइज कभी मत करो। और आर्टिस्ट, और एक टाइमिंग का मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। अगर 7 बजे से मॉर्निंग में कॉल टाइम है, तो आपको 7 बजे सेट पे होना चाहिए। और मैं उससे पहले, सबसे पहले मैं उठती हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे होंगी तो आर्टिस्ट जरूर पहुँचेगा। अब बोलो आर्टिस्ट पहुँच जाए, डायरेक्टर आ रहा बाद में, तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। टाइम की वैल्यू समझनी चाहिए, और रात को उनको टाइमिंग पे सोने को दो। अगर वो प्रॉपर टाइम पे सो जाएंगे तो सुबह नेचुरली कि अपने आप उठेंगे, और वही आपका शेड्यूल आपको तय करेगा। तो मैम सब्जेक्ट तो कई हैं, आप तो असली सब्जेक्ट पे ही काम करती हैं। तो उत्तराखंड का जो एक सब्जेक्ट है, क्योंकि देवभूमि है, देवताओं की भूमि, और वहाँ पे जागर होते हैं, कई देवता हैं, तो क्या इन पर भी आपका फोकस है, इन पर भी कोई फिल्में बनाने? क्योंकि हम साउथ में देखते हैं इस तरह की फिल्में बनती हैं, कंतारा जिस तरह की आई थी, तो क्या उत्तराखंड में भी इस तरह की मूवी हमें देखने को मिलेगी आने में? मिलनी तो चाहिए क्योंकि जब मैंने कंतारा देखी थी ना, तो मुझे लग रहा था कि वाकई में ये तो बिल्कुल हमारे कनेक्टेड है हमारे उससे, है ना, हमारे उससे कनेक्टेड है। और सोचा था, पर फिर थोड़ा सा इसलिए डर लगता है कि हमारे देवी देवता नाराज ना हो जाए, थोड़ा सा ना। पर अभी जो मेरी नई फिल्म जिसको हम शूट करने जा रहे हैं, उसमें मैंने दिखाया है, पर मैंने दूसरे ढंग से दिखाया है कि जो यहाँ के लोग हैं, जो शहरों में रहते हैं, वो सिर्फ गांव क्यों जाते हैं, सिर्फ पूजा करने। हाँ, बिल्कुल। तो वही एक व्यंग मैंने लिया है, और वो एक सीन दिखाऊंगी प्रॉपर, वो मैं कि नाचते हुए ये करते हुए व्यंग। तो व्यंग को जो मैंने डिमोरलाइज किया, व्यंग को लिया है ना पूरा, तो वो तो
ऐसा है कि लोगों को बुरा भी ना लगे, उस तरह से उसको हम शूट करेंगे। उसके बाद जो मेरी फिल्म की जो हीरोइन है मेन कास्टिंग, वो एक एक्ट करेगी उस पे। अच्छा। तो ताकि वो समझाएं कि मतलब पब्लिक को ये समझाना पड़ेगा कि यहाँ पूजा तुम करने आते हो, यहाँ को एटमॉस्फेयर को देखो, वो पूजा ही पूजा करते हैं। अरे तुम ये सोचो, मेरी एक्टर बोल रही है कि यार क्या कहते हैं, ये लंदन से आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं, और छैल पुजाने, ये बताओ कि वहाँ कौन सा गदन में पे छैल चिपक गया। हाँ। वहाँ कोई गदन घूम रहे हैं। हाँ। गाँव में तो बोलते हैं ना गदन पे छैल लग गया, लग गया। तो वो एक्टर में जो होता है कि मेरी समझ में नहीं आता, लंदन से आ रहे हैं, यहाँ छैल पूज रहे हैं, कहाँ लग गया इन पे छैल। तो ये व्यंग थोड़ा सा है, स्टाइल जिसे बोलते हैं, वो मैंने इसमें लिया है। तो शायद आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और इस तरह से है कि नया और पुराना परिवेश आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसमें मैं चाहती हूँ कि आप सबका सहयोग मिले। आप सब लोग अपने अपने चैनल से बिल्कुल मैम, अपने अपने चैनल से हमारी फिल्म को प्रमोट करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक देख सके। और मैं तो ये कहती हूँ कि उत्तराखंड गवर्नमेंट से मैं पुनः आग्रह करती हूँ कि वो क्या कहते हैं, अपने मोबाइल थिएटर्स जरूर अरेंज करें। मोबाइल थिएटर का अरेंजमेंट जरूर है, ताकि हम अपने दूर दराज तक जो लोग इस विधा से हटे हुए हैं उनसे, मतलब मैं उनसे संपर्क हो सके। उन लोगों को भी आए हैं तो देखें ना क्या होता है हमारे जीवन में, क्या नहीं है। और गांव में तो मैं आपको बताऊं, जो बुजुर्ग से बुजुर्ग हुए उनके पास बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ होती हैं। आप उनको बैठो, मैं जब भी शूट पे जाती हूँ, आज से नहीं, अभी तो कर रहे हैं, पहले से मैं ज़रूर किसी ना किसी बुजुर्ग के पास ज़रूर बैठ के उनकी कहानियाँ वो करूँगी, लेती हूँ कि मतलब क्या हुआ, कैसे हुआ। एक बुजुर्ग सी महिला थी, मतलब देखो हमारे पेरेंट्स, हमारे माँ बाप इतने अच्छे ना, उनके बुजुर्ग के ना बच्चे वहाँ नहीं थे, अकेली थी बिल्कुल। वो शूट कर रहे थे, हम वो आ गई शूट देखने, तो मैं उनके पास बैठ गई। उन्होंने ये नहीं बोला कि मेरे बच्चे मुझे छोड़ के गाँव शहरों में गए हैं या गए हैं। वो बेचारी कह रही मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत ध्यान रखते हैं, मेरे लिए ये भेजते हैं, वो भेजते हैं। मतलब उसके मुँह से मैंने बुराई नहीं सुनी। ये है हमारी मतलब मातृशक्ति वहाँ की, बिल्कुल, जो सब कुछ सहते हुए भी कभी भी गलत नहीं बोलती है। तो मातृशक्तियों को नमन करती हूँ मैं। और अपने उत्तराखंड को जहाँ तक हो सकेगा, जब तक हो सकेगा, ऊंचाई पर पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और आप जैसे लोगों का सहयोग मिलता रहा तो शायद ये विधा और आसान हो जाए। बल्कि आपका सपोर्ट हमें मिला, आपका इतना मार्गदर्शन मिला, वो ही बहुत काफ़ी है। और सच में बहुत अच्छा लगा आज मैम के साथ बैठ के, और ऐसा लगा कि गपशप चल रही है, बातें चल रही हैं, और हर चीज़ मैम से पूछ ली, फिल्में कैसे आती हैं, मैम कैसे काम करती हैं, और किस तरह से वो पूरा अपना बचपन या उसके बाद जिस तरह थिएटर में काम किया। मतलब कहते हैं ना कि हौसले जो है ना वो एक टाइम के लिए नहीं आते, वो बंधे रहते हैं, बस हमें समझने की ज़रूरत है। और कुछ ऐसे लोग हमारे साथ होने चाहिए जो उन हौसलों को और उड़ान दे। तो बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज का ये पॉडकास्ट हमारे साथ करने के लिए। होप कि आपको भी हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। तो आज का ये पॉडकास्ट आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कुछ और भी जानना है तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और कोशिश रहेगी हम उस चीज़ को पूरा कर पाए। तो आज के इस पॉडकास्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू।